नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विजय। बहुत बहुत स्वागत न्यू सेशन की 2022 की सीरीज में। किसान, फार्मर्स और टाउन्स क्लास 12 की हिस्ट्री का न्यू सेशन के हिसाब से पार्ट 4 है। आइए बात करते हैं हिस्ट्री के अगले पार्ट में कि इस सिनेरियो के पार्ट 4 में हम क्या समझने की कोशिश करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। अगर आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे है तो आप हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, ट्विटर, टेलीग्राम, जो भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है हम वहाँ पे आप सभी के साथ चीज़ें शेयर करते रहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने इस चैप्टर के अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 0 से 600 साल पीछे और 0 से 600 साल आगे पूरा का पूरा हिस्ट्री हम देख रहे हैं। इस हिस्ट्री के अंदर हम पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे इतिहास के अंदर 0 से 600 साल पीछे यानी कि BCE और 0 से 600 साल आगे यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि किंग कौन थे, फार्मर का सिस्टम कैसे आया, किंगशिप कैसे आया और स्टेट्स में क्या क्या नई चीज़ें बननी चालू हो रही है, वो सब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमारा जो लेक्चर सीरीज था वो काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है। इस 4th पार्ट में आपको आगे का सिनेरियो समझ में आएगा। वीडियो के 3 पार्ट आपको बेसिक समझाने की कोशिश करते हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे। NCERT की बुक के अंदर और तमिलनाडु की बोर्ड की बुक के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस है। चेंजेस ये है कि जो चीज़ें मुझे लगता है कि हिस्ट्री में बच्चों को बताई जानी चाहिए, NCERT में उसे कहीं ना कहीं मिस करने की कोशिश करी जा रही है। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करूँ, आपने अभी तक बिहार के पाटलिपुत्र का सिस्टम जो था यानी कि मगध एम्पायर जो था, मगध एम्पायर की मैं बात कर रहा हूँ मौर्यन एम्पायर की। मगध तो वहाँ पे जहाँ वो रहते थे उनके बारे में समझाने की कोशिश करी गई थी, बट अभी आपकी बुक में जो उसके आगे के इतिहास के बारे में बताया गया है वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्किप कर दिया गया है। लेकिन जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सुगनों के बारे में, कवनों के बारे में और सातवाहनों के बारे में थोड़ा बहुत इनके बारे में भी बताया जाना चाहिए NCERT के अंदर, जब भी बच्चा आगे वाली हिस्ट्री को रिलेट कर पाएगा। लेकिन क्योंकि लगभग 150 से 200 साल का इतिहास पूरी तरीके से स्किप कर दिया गया है और उसके आगे की कहानी को आपकी बुक के अंदर बताने की कोशिश करी गई है, क्योंकि इतिहास में क्लास 12 के बच्चों को उतना ही सिनेरियो समझाने की कोशिश करी गई है जितना उसे मोटा मोटा इतिहास के बारे में समझ में आ सके और क्या क्या चीज़ें रिलेट वो कर सकता है वो देख सके। अब बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि ये नॉर्थ की साइड में यहाँ पे पूरी तरीके से जो हमारा एम्पायर था पूरी तरीके से मौर्यन एम्पायर वो राज कर रहा था। शुगनों ने उनके बाद राज करा, उस शुगनों के बाद फिर राज करा कवनों ने, कवनों के बाद राज करा पूरी तरीके से सातवाहनों ने। और इसी के ड्यूरिंग टाइम पीरियड में अगर आप देखें तो नॉर्थ के हिस्सों में ये पूरा का पूरा इलाका जो था वो राज कर रहा था। मतलब कहीं कहीं थे, सभी का टाइम पीरियड बिल्कुल अलग था। लेकिन सेम उसी ही टाइम पीरियड के अंदर या थोड़ा सा 19-20 आगे पीछे ले लो तो उसी टाइम पीरियड के अंदर कॉन्टेम्प्रेरी बात करी जाए तो चेला, चोराज और पांड्यास, पल्लवास और होशियाल डायनेस्टी, ऐसी सोलंकी डायनेस्टी, ऐसी बहुत सारी अनगिनत डायनेस्टियाँ थी। अनगिनत तो नहीं कह सकता, लेकिन गिनती के अगर मैं 10 से 12 डायनेस्टी की बात करूं तो साउथ के अंदर ये सारी डायनेस्टी थी। नॉर्थ में वेदों को आपको पता है संस्कृत में पढ़ा जाता था, लेकिन साउथ में वेदों को तमिल में पढ़ा जाता था और उसको संगम ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। तो इन सभी डायनेस्टियों के बारे में ज़्यादातर हमें संगम ग्रंथ में देखने को मिलता है, इतना आपने फोकस रखना है। अब क्योंकि सारा का सारा आपको पढ़ाया नहीं जा सकता, दैट इज़ वाई साउथ के साथ साथ अब हमें ये भी समझना है कि किंग्स, फार्मर्स सिस्टम साउथ में भी किस तरीके से होता था। अब उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0 से 600 साल पुराना इतिहास और 0 से लगभग क्या कहते हैं 600 साल आगे का इतिहास आपको बताने की कोशिश करी जा रही है। तो उसमें से एक टाइम पीरियड अगर हम देखें तो एक टाइम पीरियड था हमारा कुषाणों का, ठीक है ना। कुषाणों का सेकेंड सेंचुरी के टाइम पीरियड में हमें इनका रीजन दिखाई देने को मिलता है। सेकेंड टाइम पीरियड में अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे एग्जैक्टली तो टाइम पीरियड नहीं दे रखा, लेकिन 30 से 375 का टाइम पीरियड दे रखा है। अब ये आपके लिए जानना जरूरी क्यों है, समझिए। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये हमारा अगर 0 से मैं 25 से 375 का टाइम पीरियड देखो, 375 का टाइम पीरियड, तो दोस्तों ये वो टाइम पीरियड है जिस समय हमारे इंडिया के अंदर कुषाणों ने राज करा था। अब दोस्तों कुषाण वो थे जो ऑफ कोर्स उस टाइम पीरियड के अंदर भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने
के सिक्के बनाने वाले राजाओं में से एक थे। ये पहले ही कुषाण लोग थे जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्कों पर मूर्तियां बनाने की शुरुआत करवाई। सोने के सिक्के पे कहीं ना कहीं लोगों ने पूरी तरीके से दूसरी और चीजें जो होती हैं उसको बनाने की शुरुआत करी। तो कुषाण हमारे इंडिया के अंदर हमारे देश के बाशिंदे नहीं थे। कुषाण अगर आप देखें इंडिया के अंदर, मैं आपको मैप दिखाने की अगर आपको कोशिश करूं तो मैप में आप ये देख सकते हैं ये लोग कहां से आए थे। इंडो ग्रीक लोग थे जो यहाँ से हमारे आने की कोशिश कर रहे थे कुषाण लोग, और उन्होंने काफी हिस्सा हमारे भारत में तक्षशिला, मथुरा, इधर के इलाकों को इन्होंने कैप्चर करा। अब कुषाणों के बाद का जो टाइम पीरियड था वो था गुप्तास के लोगों का। तो गुप्ता लोग जो थे दोस्तों, गुप्ता लोग ऐसा कहा जाता है कि इनके खत्म होने के बाद, मतलब 375 से 375 में ले लेता हूं, और उसके बाद लगभग 550 तक गुप्ता एम्पायर भारत के अंदर राज कर रहा था। अब एक बेसिक समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, क्योंकि कुषाण लोग बाहर से आए थे, बहुत बड़ा स्पेस उन्हें कैप्चर करना था, बड़ी आर्मी बनानी थी। तो ऐसा कहा जाता है कि कुषाण लोगों ने अपने अंडर में सामंतों को रखा हुआ था। अब सामंत कौन होता है? सामंत अगर आपको पता हो, फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं। क्लास 11th की हिस्ट्री में आपने इसके बारे में काफी अच्छी तरीके से समझा होगा। जो ये सामंतों को रखते थे ना, ये गुप्तास को सामंत पे रखते थे, यानी कि गुप्ता लोग, इतिहास में इनको ये समझाया जाता था कि गुप्ता लोग क्या कहते हैं, कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। अब जैसे जैसे कुषाण वर्ग कमजोर होता चला गया, वैसे वैसे गुप्ता वंश बढ़ता चला गया। इतना आपने मोटा मोटा समझ लेना है। और कुषाण ही पहले व्यक्ति थे जिसका कनिष्क, अगर आपको कनिष्क नाम पता हो, कनिष्क राजा जो था, उसका राजा कनिष्क बहुत ही शक्तिशाली और परम प्रतापी राजाओं में से एक था। कुषाणों के टाइम पीरियड पे कनिष्क राजा बहुत फेमस था। इन्होंने उस टाइम पीरियड में मूर्तियों को स्टैंड बाय में बनाने की कोशिश करी, यानी कि स्टैचू सीधा जो हमारे गौतम बुद्ध की खड़ी हुई मूर्ति देखने को मिलती है, वो कुषाणों के टाइम पीरियड पे ही देखने को हमें मिल रही थी। अब ऐसा कहा जाता है कि कुषाणों में जो लास्ट में राजा आते चले गए थे, वो धीरे धीरे कमजोर होने लग गए। जब ये धीरे धीरे कमजोर होने लग गए तो ऐसा कहा जाता है कि गुप्ता लोग जो थे वो इन्हें रथ सारथी बोला जाता था, और ये लोग रथ से लड़ने वाले लोगों में से एक थे। अब रथों से लड़ने वाले लोगों में से एक थे, तो ऐसा कहा जाता है कि कुषाणों को इन्होंने खत्म कर दिया और फिर उसके बाद गुप्ता लोग रूल करने लगे। इतनी मोटी मोटी हिस्ट्री जो है थोड़ी सी आपने समझ लेनी है। अब फिर गुप्ताओं का टाइम पीरियड आ जाता है दोस्तों, और गुप्ताओं का टाइम पीरियड आता है तो गुप्ता के टाइम पीरियड में ऐसा कहा जाता है कि गुप्ता काल मौर्यन एम्पायर के बाद एक ऐसा टाइम पीरियड था जो कम से कम 150 से 200 साल तक भारत के अंदर राज करता है। सो दैट इज वाई मौर्यन एम्पायर के बाद, यानी कि सम्राट अशोक के इतिहास के बाद अगर ज्यादा कुछ हमें जानने को मिलता है तो वो हमें जानने को मिलता है गुप्त एम्पायर के बारे में। तो कुषाणों के बारे में कनिष्क समझ लेना है। शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज्यादा कुषाणों के टाइम पीरियड पे इस्तेमाल हुए। एम्पायर काफी बड़ा कैप्चर करा। गुप्ता लोग कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, उनके अंडर में रहते थे। जैसे जैसे कुषाण कमजोर पड़ते चले गए, गुप्ता आ गए, और गुप्ता का काल पीरियड इंडिया के अंदर सबसे गोल्डन पीरियड एरा ऑफ द कंट्री बोला जाता है। क्यों? शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सोने के सिक्कों का इस्तेमाल हुआ है तो दोस्तों वो हुआ है गुप्ता के टाइम पीरियड पे। श्रीगुप्त जो है दोस्तों, श्रीगुप्त वो फाउंडर माने जाते हैं इसके। लेकिन दोस्तों ज्यादातर आपने श्रीगुप्त के बारे में नहीं सुना होगा। आपने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में आपने ज्यादा सुना होगा। चंद्रगुप्त सेकंड वही है जिसको आपके बुक के कार्टून में विक्रम बेताल की स्टोरी आया करती थी, बेताल पच्चीसी की स्टोरी आया करती थी, वो सब इसी के कार्यकाल में थे। और भारत का नेपोलियन जो बोला जाता है दोस्तों, वो समुद्रगुप्त को बोला जाता है, और वो भी कहाँ से था? गुप्ता एम्पायर से था। तो ये तो थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी स्टोरी आप समझ लीजिएगा। एनसीईआरटी में ये सारी चीजें मेंशन नहीं है, जो मुझे लगता है मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि कुषाणों के बीच में, गुप्तास के बीच में बच्चों को वैसे भी कंफ्यूजन रहती है, जो ई पाठशाला के चैनल पे आपको सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है ना। तो अब बात करते हैं क्या? अब बात करते हैं न्यू नोशंस ऑफ द किंगशिप, मतलब शासन की नई पद्धति या नई विचार। अब क्योंकि हमें पता था कि नॉर्थ की साइड में हमने बहुत सारे एम्पायर देखे,
हमने मौर्यन देखा, कुषाण देखा, शक देखे, गुप्ताज देखे, उसके बाद कुषाण तो मैंने बता दिया, कंवड़ देखे, शुंग देखे, कितनी डायनेस्टियां हमने देखी। पर दोस्तों साउथ के अंदर बहुत सारी डायनेस्टियां थी और वो डायनेस्टियां हमें पता है उनके बारे में तमिल संगम ग्रंथ, जो ऑफकोर्स तमिल भाषा में लिखे जाते थे। याद रखिएगा साउथ का इसे वेद भी बोला जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अर्थवेद, समावेद, यजुर्वेद, सामवेद ऐसे वेद है ना, ऐसे ही वहां पे संगम ग्रंथ को भी यहाँ पे साउथ का इसको क्या कहते हैं मेन ग्रंथ माना जाता है। और सबसे ज्यादा इतिहास जो है हमें इसके बारे में यहाँ साउथ से ही हमें पता चलता है। तो इसके बारे में ये समझाया जाता है कि इसमें भी शायद से कुछ 20,000 30,000 से ज्यादा श्लोक हो सकते हैं, जो काफी कुछ बताने की हमें कोशिश करता है। अब दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो कुषाण रूलर थे वो वास्ट एम्पायर पे तो रूल करते थे, और ये तो हमने पहले भी आपको बता दिया कि बहुत बड़े इलाके के अंदर रूल करते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपने ये जो याद रखनी है कि सातवाहनों से और शाक से इनके कई राज्यों में लंबी दूरियों में व्यापार भी होता था। क्यों? सातवाहन इधर राज करते थे, कुषाण लोग यहाँ से यहाँ तक राज करने लगे थे और शाक लोग यहाँ पे राज करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब कुषाण लोग हुआ करते थे तो ये इनसे व्यापार भी किया करते थे। अब क्योंकि व्यापार कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सोने के सिक्के, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन, बहुत सारी चीजें हमें कुषाण से संबंधित मिलती है। देखो कॉइन की मैं बात करूं तो सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के, मतलब ऐसा कहा जाता है कि गुप्तास के टाइम पीरियड पे शुद्ध सोने के सिक्के नहीं थे। मतलब जैसे होता है ना गोल्ड, एक होता है 22 कैरेट, एक होता है 24 कैरेट, एक होता है 20 कैरेट, तो कैरेट में भी अंतर होता है ना। तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के टाइम पीरियड पे इस्तेमाल हुए थे। उसके बाद जो गुप्ता एम्पायर आया था, गुप्ता एम्पायर में सोने के सिक्के थे लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी कम हो गई थी। तो यहाँ पे मेन बात यह था कि कुषाणों से अगर सातवाहन और शक लोग व्यापार किया करते थे तो शुद्ध सोने के सिक्के मिलते थे। सोने के सिक्के के अंदर बहुत अच्छी कीर्ति होती थी। उसके बाद स्कल्पचर जो थे ना, मूर्ति कला, वो कुषाणों के टाइम पीरियड पे हमारे इंडिया के अंदर आई थी। हम लोग पूरी तरीके से स्टैंड बाय में मूर्तियां बनाते थे ना, वो कुषाणों से ही हमने बनानी सीखी थी। तो ये कुषाणों का देन था हमारे भारतीय लोगों के लिए। कुषाण लोग भारतीय नहीं थे। उसके बाद हमें ऑफ कोर्स इंस्क्रिप्शंस तो मिलते ही मिलते थे। व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? कुषाणों के टाइम पीरियड पे ऐसा कहा जाता था कि ये लोग मंदिर बनवाने में, इन चीज़ों में विश्वास रखते थे ये लोग। तो अपने आप में ही वो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये अपने आप को कुषाण लोग अपने आप को बड़े बड़े, इन्होंने देखो आप कुषाण आर्ट देख सकते हो, इनके जो क्या कहते हैं ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है पूरी तरीके से। ये उनके कनिष्क राजा का एक क्या कहते हैं वो दिखाई दे रही है मूर्ति। ये अपने आप को उस टाइम पीरियड पे सन ऑफ गॉड बोलते थे। चाइना के अंदर, जापान के अंदर अगर आपको पता हो, टाइटल्स लोग लिया करते थे। और सेम हमारे इंडिया के अंदर अशोक ने देवम प्रियम और प्रियदसी का टाइटल लिया था। तो सेम कुषाणों ने भी इनसे इंस्पायर होके अपने आप को देवताओं की तरह दिखाने की कोशिश करी थी। इसी लोग अपने आप को सन ऑफ गॉड बोलते हैं, देवपुत्रा बोलते हैं। और देवपुत्रा इन्होंने बोला अपने आप को, तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को देवतुल्य दिखाने की कोशिश करते थे। जैसे होता है ना, मतलब सब में राजाओं में एक होता है कहीं ना कहीं, तो ये अपने आप को ये दिखाते थे कि हम समृद्ध हैं, शक्तिशाली हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद आया टाइम पीरियड किसका? उसके बाद आया टाइम पीरियड गुप्ताओं का। गुप्ताओं के बारे में एक रहस्य बताने की कोशिश करूंगा जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, और ये ऐसा क्यों करते थे वो समझ लेते हैं। देखो हमारे इंडिया के अंदर वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। वर्ण व्यवस्था जैसे हम कास्ट सिस्टम के नाम से इसको बोलते हैं। वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, उसके नीचे वैश्य और क्षत्रिय होते थे, और उसके नीचे वैश्य होते थे, और उसके नीचे शूद्र हुआ करते थे। इतना तो आई होप आपको पता ही होगा। अब इंडिया के अंदर सिस्टम क्या था? ये था। अब इतिहास के अंदर कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि जो गुप्ता लोग थे वो सामंत थे कुषाणों के। और गुप्ता वर्ण व्यवस्था की अगर उससे देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वो थे वैश्य। और वैश्य लोग वो होते हैं जो व्यापार किया करते थे। वैश्य लोग वो होते हैं जो व्यापार किया करते थे। लेकिन गुप्ता जो थे वो वैश्य कुल से अपने आप को बिलोंग करते थे। तो गुप्ता लोगों को सम्राट में, समाज में अपने आप को एक बड़ी उपाधि धारण करना, एक बड़ी मतलब वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय से ब्राह्मण बनना, ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि अब आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय लोग ही राजा बन सकते हैं, जबकि ये तो वैश्य थे, तो ये राजा कैसे बने?
तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो हमें समझ में आता है, हमें समझने की जरूरत भी है इसके बारे में। तो गुप्ता के बारे में कहीं मेंशन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर कि ये वैश्य से बिलोंग करते थे, बट दोस्तों हमें इतना पता है कि गुप्ता एम्पायर कई सामंतों पर ये भी निर्भर हुआ करते थे, क्योंकि जैसे जैसे ये कुषाणों के सामंत थे, जब इनका इलाका कैप्चर हुआ और इनका इलाका बड़ा होता चला गया, तो इनको भी तो अपने अंडर फ्यूडल लॉर्ड्स रखने हैं जो जमीन का टैक्स सिस्टम बढ़ाए, जमीन की नई चीजों को बढ़ाने की कोशिश करें। और गुप्ता टाइम पीरियड ऐसा सुनहरा टाइम पीरियड था जो भारतीय इतिहास में बहुत सारे बदलाव लेके आया। जब आगे आप पीसीएस यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो मैं आपको और भी समझा सकता हूँ, मैंने बहुत बेसिक सा समझाने की कोशिश करी है आपको। अब आपको ये देखना है कि वैश्य से क्षत्रिय कैसे बनेंगे, क्योंकि आपको बताया मैंने कि गुप्ता एम्पायर का फाउंडर जो था दोस्तों, गुप्ता एम्पायर का फाउंडर वो श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त। अब क्योंकि ये वैश्य धर्म से बिलोंग करता था तो ऐसा कहा जाता था कि ये लोग शादियां जो होती थी, शादियां अपने से बड़े वर्ण व्यवस्था के अंदर करते थे। तो नेपाल की एक रानी थी लिच्छवी रानी थी, और श्रीगुप्त ने उनसे शादी करी। तो इनके लिए शादी करके अपने स्टेटस को बढ़ाना इनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता था। तो श्रीगुप्त ने एक तो ऐसे शादी करके क्या कहते हैं अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करी, लोगों को भूमि नियंत्रण सहित स्थानीय शासन के माध्यम से खुद को बनाए रखा, मतलब मेन है कि धीरे धीरे कंट्रोल करते रहे, और ब्राह्मणों को भी जमीनें दान करते रहे, जिससे ब्राह्मणों की नजर में भी इनकी वैल्यू बनती चली गई। तो ऐसा कहा जाता है कि गुप्ता लोग सामंत थे। इनके बारे में इतिहास में, लिटरेचर्स में, कॉइन्स में और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में हमें ये समझ में आता है कि ये लोग अपने आप को बढ़ाने के लिए अपने से बड़े कुल में शादी करते थे। श्रीगुप्त ने यही करा था। इवन ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड, अभी आएगा आगे, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी राधा गुप्त ने भी क्या कहते हैं, राधा गुप्त की शादी जो थी उन्होंने वाकाटक एम्पायर के क्षत्रिय वंश से करी थी ताकि उनका स्टेटस बढ़ सके। समझ रहे? तो ये एक तरीका था, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सामंत थे, इनके टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा सोने के सिक्के के इस्तेमाल करे जाते थे। तो बहुत सारे सोने के सिक्के के ऊपर बहुत सारी कलाकृतियां हमें देखने को मिली, और कहीं कहीं तो हमें वीणा बजाते हुए हमें समुद्रगुप्त की फोटो भी देखने को मिली। वो बहुत इनक्रेडिबल है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड अगर आप देखें तो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड ये रहा दोस्तों। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड 335 से जीरो से एक सेकेंड, जीरो से 335 से कहाँ तक है, 335 से 350 तक का टाइम पीरियड जो है बताया जाता है। ये टाइम पीरियड, मतलब इस टाइम पीरियड पे समुद्रगुप्ता थे टाइम पीरियड में। और समुद्रगुप्ता जो थे दोस्तों अपने आप को बहुत ही विक्रम आदित्य जैसे और बहुत ही ज्यादा इलाके को बढ़ाने वाले व्यक्तियों में से माने जाते थे। क्यों दोस्तों? क्योंकि श्रीगुप्त ने इस एम्पायर को बना दिया, चंद्रगुप्त प्रथम ने इस एम्पायर को थोड़ा सा और बढ़ाया, तीसरी पीढ़ी समुद्रगुप्ता जो आया उसने तो भैया इस एम्पायर को पूरा बढ़ाता ही चला गया। तो ऐसा कहा जाता है, इनके क्या कहते हैं एक कवि है हरिशेन इनके राज कवि हैं, और इलाहाबाद के पिलर्स के ऊपर आप देख सकते हैं ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई। प्रशस्ति का मतलब होता है कि अपने राजा के बारे में अच्छा बखान करना, वो ये इसमें दिखाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है, सिंपल सी बात है कि आने वाला इतिहास जो है इनको देख सके। अब ये तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या पता इनका जो कवि था अपने आप के अच्छे नंबर बनाने के लिए इनके बारे में अच्छा लिखता हो, है ना। तो इसीलिए समुद्रगुप्ता जो है उनके बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इवन प्रयाग प्रशस्ति के अंदर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिससे हमें ये समझ में आया है कि इस टाइम पीरियड के अंदर काफी अच्छी तरीके से कृषि व्यवस्था, समाज व्यवस्था और बहुत सारे व्यापार से संबंधित बहुत सिस्टम अच्छे हो गए थे। तो ये एक अपने आप में अच्छी बात है। गुप्ता डायनेस्टी के ही राजाओं में से एक थे जो समुद्रगुप्त प्रथम में से आए थे। अब पॉपुलर परसेप्शंस बताया जाता है राजाओं के बारे में पंचतंत्रा स्टोरी से और जकार्ता स्टोरी से। इवन ये दिखाने की कोशिश करी जाती है कि लोग राजाओं के बारे में क्या सोचते हैं। कहीं राजाओं के बारे में लोगों का सोच ये था कि राजा जो होता था दिन के समय टैक्स लेके क्या कहते हैं हमें लूटा करता था, और रात में जो डकैत चोर होते हैं वो हमारे अनाज को चोरियां कर लेते हैं। तो ऐसे जकार्ता और पंचतंत्रा की स्टोरी जो है दोस्तों आपको मतलब बहुत कार्टूनिश बेस्ड पे आपको दिखाने की कोशिश करी जाती है। तो स्टोरी है, इसे बस समझना है आपने। हाँ, उस टाइम पीरियड के अंदर मैं आपको ये बता दूं जो मैंने मे भी शायद से आपको यहाँ पे नहीं बताया होगा, वो आप समझ लीजिए क्या बताने जा रहा हूं मैं आपको। 1 सेकेंड। हाँ, तो आपने स्टोरी पढ़ी होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन।
जीरो से अगर हम लोग पीछे चले जाएं, इधर पे पीछे चले जाएं 2500 से लेके 1900 BC के टाइम पीरियड में, तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर कांस्य हमें मिलता था, कांस्य मिलता था, पर हमें लोहा नहीं मिलता था, लोहा हमें नहीं मिलता था, है ना, लोहा हमें नहीं मिलता था। लेकिन अगर हम यहाँ पे 600 BCE के टाइम पीरियड पे आ जाए तो यहाँ पे लोहे के अंश मिलने चालू हो गए थे। तो सोचिए यहाँ पे अगर हमें लोहा मिल गया है तो 600 साल और अगर हम आगे आ जाएंगे तो दोस्तों लोहे की मात्रा में और अच्छी बढ़ावट होती चली जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है कि जब लोहा बहुत अच्छा हो गया तो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होने लग गया। तो इसके लिए एग्रीकल्चर जो है उस समय हल से किया जाने लग गया। और दोस्तों उस समय पे लोहे का, आयरन जो होता था उसका इस्तेमाल करा जाता था, आयरन टेपेड इलाके इस्तेमाल कराए जाते थे, जहाँ पे रिवर्स में फर्टिलाइज इलाके होते थे, गंगा और कावेरी के इलाके, वहाँ पे अच्छी खेती होती थी, धान की खेती बहुत अच्छी होती थी, ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी अच्छा हो गया था कि एक जगह से फसलों को उठा के दूसरी जगह पे लेके जाना। और जहाँ पे बैलों को लेके नहीं जाया जा सकता था वहां पे कुदालों का इस्तेमाल भी करते हुए हमने देखा था। सेमी रेड जोन पंजाब, राजस्थान, उधर के इलाकों पे भी खेती सही होने लग गई थी। नॉर्दर्न ईस्ट के इलाके जहां पर हिली इलाके थे वहां के इलाकों को भी हमने काफी अच्छा करा। जो सीढ़ी नुमा इलाके खेती करने के लिए होते थे वो हमने अच्छा करा। खेती के लिए राजाओं ने इरिगेशन फैसिलिटी अपने लोगों को देनी चालू कर दी, वो बहुत अच्छी थी। लोहा जैसे जैसे मिलता चला गया वैसे वैसे सब कुछ चीजें अच्छी होती चली गई। समाज में रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाजों के अंदर मतभेद काफी देखने को मिला। जहां जहां पे कृषि व्यवस्था अच्छी थी वो इलाके तो बढ़ते चले गए और जहां जहां कृषि व्यवस्था अच्छी नहीं थी वो इलाके कमजोर होते चले गए। अब ऐसा हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पाली भाषा में देखने को मिलता है कि वहां पे लैंडलेस लेबर भी होते थे, स्मॉल लेबर्स भी हुआ करते थे, स्मॉल पीजेंट, और लार्ज लैंड लॉर्ड्स भी हुआ करते थे। पाली भाषा के अंदर दोस्तों ये भाषा हमें देखने को मिलती है बुद्धिस्ट के इलाकों के अंदर। लेकिन साउथ के अंदर हम इन लोगों को क्या कहते हैं, मतलब स्मॉल पीजेंट को हम और लैंड ऑनर्स को हम गृहपति नाम से बोलते हैं और इनको रूरल अर्बन LIT भी बोला जाता है। अब ये टर्म है थोड़ी सी जिसपे आपको पढ़ने के लिए काम करना पड़ेगा। संगम टेक्स्ट के अंदर जो ऑफकोर्स तमिल में है दोस्तों, तमिल के अंदर हम इन्हीं लोगों को क्या बोलते हैं, वेलार्स, उजवार्स और अनिमी। ये देख लीजिएगा, ये पेपर के अंदर जरूर आता है इनको क्या क्या कहा जाता है, ठीक है ना। ये किसको किस टर्म से पुकार रहे हैं, यानी कि लैंडलेस लेबर जो ऑफकोर्स अनिमे होगा, ठीक है ना, और उसके बाद स्मॉल प्लीजेंट जो ऑफकोर्स प्लोमैन उलवार होगा, लार्ज लैंड ऑनर्स जो ऑफकोर्स वेलार होगा। मतलब अलग अलग जगहों पे इनको अलग अलग टर्म से पुकारा जाता है। गृहपति वो होता है जो घर का मुखिया होता है, वो अब गांव में और शहरों में दोनों में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट रूरल सोसाइटी हो गई। लैंड ग्रांट्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि गुप्ता लोग थे वैश्य धर्म से, क्षत्रिय बनने के लिए ऑफकोर्स शादी संबंध बनाया करते थे अपने से बड़े राजाओं के साथ। और ये लोग क्या करते थे, जमीन ग्रांट दिया करते थे। वो इसलिए दिया करते थे कि जो जमीनें खेती के लायक नहीं होती थी वो जमीनें भी फर्टिलाइज हो जाती थी और ब्राह्मण भी उनसे खुश हो जाएंगे। इसीलिए इसके एविडेंस क्या मिले, इस पत्थरों पे लिखे हुए अभिलेख मिले हमें, और हमें कॉपर प्लेट ताम्र पत्र मिले, जिससे हमें समझ में आया कि हाँ जमीनें जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए ब्राह्मण्स को दी जाती होंगी। इसके एविडेंस हमें पाली लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में और संस्कृत लैंग्वेज में, तीनों में हमें देखने को मिला। हाँ, लेकिन दोस्तों वुमेन्स को जमीन नहीं दी जाती थी, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक गुप्ता एम्पायर में चंद्रगुप्त सेकंड जो बेटी थी उनकी प्रभावती गुप्ता, ये सिर्फ एक ऐसा केस है जिनमें वाकाटक राजाओं से इनकी शादी हुई। शादी क्यों हुई मैंने बताया था, स्टेटस बढ़ाने के लिए क्षत्रिय धर्म में। शादी होने के बाद वाकाटक एम्पायर में वहां के राजा मर गए और क्योंकि इनके बेटे बहुत छोटे थे, सत्ता पे नहीं आ सकते थे, इसीलिए प्रभावती गुप्ता को सत्ता का मालिक बनाया गया। तो इस तरीके से जमीन पहली बार किसी लेडी को जमीन मिली पूरे इतिहास के अंदर। अब क्योंकि वो भाई चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी है तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अब जमीनें रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए ब्राह्मण को दान तो दी जाती थी, लेकिन दोस्तों इसको हम अग्रहा बोलते थे, याद रखना। अब जमीनें अग्रहा के नाम से लोग देते थे। जमीनें देने का मेन मकसद यही होता था, या तो जमीनें जो बंजर पड़ी हुई है वो फर्टिलाइज होती रहे। किंग चाहता था कि उसको समाज में जो ब्राह्मण लोग हैं वो भी जान सके और उनका दिल जीतने के लिए उनको वो जमीनें अनुदान में दिया करता था। इवन वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते थे ये लोग, गुप्ताज और कुषाण लोग, कि हम देखो कितने बड़े राजा हैं, कितने ज्यादा हमारी ख्याति है। और वो चाहते थे कि जितने भी क्या कहते हैं सत्ता में अलग अलग लोग रहेंगे उनकी बातचीत वैसे भी बनी रहेगी।
है ना। तो ये बेसिक थे टर्म जो एनसीईआरटी में थे। एनसीईआरटी में बहुत कुछ एडिट होने की ज़रूरत है जो मुझे लगती है, जो होनी भी चाहिए एडिट, पर टेक्स्ट बुक में मेंशन इतना सारा नहीं कराया जा सकता जो होना चाहिए, है ना। सो दोस्तों, दिस साइड योर विजय है। आई होप कंटेंट समझ में आया होगा। डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।